आज भूगोल जो है बहुत सारे बच्चों का है भूगोल, जिसके बारे में मैंने चर्चा आज तक नहीं की है। और यह भी तय बात है, सही बात है कि हम बाहर जब जाते हैं पढ़ने के लिए, चाहे हम वित्तीय में जाएं या मोतिहारी में जाएं या पटना में जाएं, एक एक विषय के टीचर लोग होते हैं अलग अलग। लेकिन आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं कि हर चीज अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे सारा चीज हम देते हैं। और ऐसी बात नहीं कि दे देते हैं, लड़के रिजल्ट भी लाते हैं। यहीं से पढ़ने वाली एक लड़की, अंजू कुमारी नाम था उसका ना, 443 नंबर लाई थी। पिछले साल यहीं पर पढ़ने वाला जो था लड़का, वो 425 नंबर लाया था। 80% प्लस मार्क्स यदि लड़के ला लेते हैं, 425 का मतलब 85 हुआ। कम तो नहीं कहा जाएगा ना भाई, कम नहीं कहा जाएगा। इसलिए आज भूगोल पर भी मैं चर्चा कर रहा हूं और आपके सामने आपके बोर्ड पर 9 क्वेश्चन मैंने लिखा है और इस 9 क्वेश्चन पर मैं बात करूंगा आप लोग से आज। सबसे पहले है कि लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात का मतलब होता है यह कि पुरुषों और स्त्रियों की संख्या के अनुपात से, पुरुषों और स्त्रियों की संख्या के अनुपात को हम लिंगानुपात कहते हैं। अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है, इस अनुपात को जो हम निकालते हैं क्या कहते हैं, हम उसको लिंगानुपात कहते हैं। इसके लिए सूत्र भी है कि स्त्रियों की जनसंख्या बट्टा पुरुषों की जनसंख्या गुने 1000। स्त्रियों की संख्या बट्टा पुरुषों की जनसंख्या गुने 1000। यह हमारा क्या है, लिंगानुपात है। यह क्या है मेरा लिंगानुपात है। दूसरा सवाल आपका है, सबसे पहले लिंगानुपात क्या है, कैसे मापा जाता है, सब कुछ समझ गया। पहले ये पूछे कि लिंगानुपात क्या है, तो सब कुछ समझ गया कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं हम, लिंगानुपात कहते हैं। मापा कैसे जाता है, तो स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुने 1000, इसे हम नाप लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल आपका है कि मुक्त व्यापार क्या है। मुक्त व्यापार का मतलब यह है कि आज उदारीकरण के कारण और व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए आज आयात शुल्क में कमी कर दी गई है। क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई है। या कुछ और भी ऐसी वस्तु है जिस पर से बिल्कुल हटा भी दी गई है। क्या की गई है, बिल्कुल माने हटा भी दी गई है। माने कुछ तो क्या की गई है, उसको कमी कर दी गई है और फिर क्या की गई है, हटा भी दी गई है। जिसमें एक देश का सामान दूसरे देश में आसानी से बिक सके, जा सके। एक देश का सामान दूसरे देश के बाजारों में आसानी से जा सके, बिक सके, व्यापार बढ़ सके। हम और आप माने एक देश और दूसरे देश विदेशी मुद्रा को अर्जित कर सके व्यापार के माध्यम से, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए। हम क्या कहते हैं उसको, मुक्त व्यापार कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हम, तो मुक्त व्यापार तभी संभव है जब हम आयात शुल्क में क्या करेंगे, कमी करेंगे या हटाएंगे।
क्या करेंगे हम, या तो कमी करेंगे या फिर हटाएंगे। और साथ ही यह करेंगे हम कि किसी भी देश का माल हो, हम अपने आप बेचने की उसको आजादी देंगे। उसके साथ प्रतिस्पर्धा की बात भी छोड़नी पड़ेगी। अर्थात प्रत्येक देश स्वतंत्र रूप से अपना माल दूसरे देशों के बाजारों में बेच दे और वहां की मुद्रा को वह प्राप्त कर ले, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो, मजबूत हो। यह क्या है, मुक्त व्यापार है। क्या है यह, मुक्त व्यापार है। क्या समझे, मैंने मुक्त व्यापार का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले यह कि आयात शुल्क में कमी करना पड़ेगा या कुछ वस्तु पर से हटाना पड़ेगा, ताकि एक देश का सामान दूसरे देशों में आसानी से पहुंच सके और वहां के बाजारों में बिक सके। और जब बिकेगी सामान तब न वहां की मुद्रा आपके देश में आएगी या हमारे देश की मुद्रा उस देश में जाएगी, तब न हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी। हाँ, और हमारा व्यापार क्या होगा, बढ़ेगा। इस व्यापार को हम क्या कहेंगे, मुक्त व्यापार कहेंगे। कहीं कोई दिक्कत? देखिए 3 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण बस्तियों के कौन कौन प्रकार हैं। ग्रामीण बस्तियों के मुख्यतः 3 प्रकार है, जिसमें सबसे पहला आता है नगला या पूर्वा। क्या आता है, नगला या पूर्वा। इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि यह बहुत छोटे आकार में होता है और यह यहाँ पर ज्यादातर झोपड़ियां पाई जाती है और यह बहुत सारी सुख सुविधाओं से क्या रहता है, वंचित रहता है। क्या रहता है, वंचित रहता है। 2 नंबर जो है वो बोलता है गांव। क्या बोलता है, गांव, जहाँ पर झोपड़ियों की संख्या तो मिलती ही है, साथ ही साथ पक्की मकानें भी मिलती है और वह नगला की अपेक्षा विकसित होता है। क्या होता है, विकसित होता है और वहां पर किसान लोग ज्यादातर रहते हैं। कौन रहते हैं, किसान लोग ज्यादातर रहते हैं। और 3 नंबर गांव कौन है, बाजारी गांव। कौन गांव है, बाजारी गांव। यह बाजारी गांव क्या है, यह बाजारी गांव का 3 नंबर जो है, यह बाजारी गांव का मतलब हुआ है कि यह डेवलप गांव, माने विकसित गांव, जहां पर झोपड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी, पक्की बस्तियां मिलेगी, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, लोग वहां विकसित होंगे, वहां पर विद्यालय होगा, डाकखाना होगा, चिकित्सालय होगा, मैंने सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण वह बस्ती जो है, उस बस्ती को क्या कहेंगे, बाजारी गांव कहेंगे। जहां पर झोपड़ियां तो है लेकिन साथ ही साथ पक्की मकाने भी है और क्षेत्रफल इस नगला की अपेक्षा ज्यादा है और वहां पर किसान लोग रहते हैं, वह क्या बोलता है, गांव बोलता है। क्या बोलता है, गांव बोलता है। और एक बस्ती और जो सबसे पहले मैंने बताया था वह क्या, कौन सी बस्ती है, नगला या पूर्वा। नगला या पूर्वा, यह क्या है कि यहाँ पर केवल झोपड़ियां पाई जाती है और यह बहुत छोटे आकार में होता है और ये सारी सुख सुविधाओं से क्या रहता है, वंचित रहता है। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, चलिए बोलो। जितने लोग का ज्योग्राफी इसमें है मैंने उतने लोगों को समझने में कोई परेशानी है। राहुल जी आपका ज्योग्राफी है, समझे हैं बस्तियां कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार। कौन कौन होती है, नगला या पूर्वा गांव, बाजारी गांव। तो नगला में क्या होता है, झोपड़ियां, सुख सुविधा से वंचित लोग, छोटे आकार, यह क्या है, नगला है। गांव क्या है, जहां पर झोपड़ियां तो रहेगी लेकिन पक्के मकान भी रहेंगे और वहां पर उसका क्षेत्रफल जो होगा थोड़ा सा बड़ा होगा और वहां पर पूर्ण विकसित तो नहीं लेकिन कुछ विकसित लोग रहेंगे। और कौन लोग रहेंगे, ज्यादातर किसान लोग रहेंगे, ज्यादातर किसान लोग रहेंगे। और 3 नंबर वाला गाँव कौन गाँव है, बाजारी गांव। वो बाजारी गांव कौन है, यह बाजारी गांव सबसे विकसित होता है, जहां पर सारे मकान
पक्के मिलेंगे और वहां पर सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। आपको अच्छे बाजार मिलेंगे, आपको अच्छे विद्यालय मिलेंगे, आपको अच्छे चिकित्सालय मिलेंगे, आपको डाकघर मिलेंगे, आपको पुलिस स्टेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा वहां पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊष्मा द्वीप क्या है? ये तो मामूली क्वेश्चन है, ये अभी आप सुनेंगे और अभी के अभी याद हो जाएगा। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? गर्मी। हाँ, एक चीज आप लोगों में बता दूं इससे हट करके कि द्वीप आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं? द्वीप समझते हैं? द्वीप और प्रायद्वीप ये समझते हैं आप लोग? इस क्वेश्चन से मैं दूर हूँ, इस क्वेश्चन पर मैं हूँ नहीं, इससे मैं दूर हूँ। द्वीप और प्रायद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप ये समझता है सबको भाई? मैंने केवल हाथ उठा दीजिए कि हाँ हम जानते हैं। नहीं जानते हैं आप लोग? द्वीप का मतलब होता है कि द्वीप का मतलब होता है कि वह जगह जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, जो चारों ओर से क्या हो? पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं या टापू कहते हैं। द्वीप कहते हैं या टापू कहते हैं। जो चार, जैसे लक्षद्वीप क्या है? अरब सागर में है, चारों ओर से पानी ही पानी है। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है, चारों ओर से पानी ही पानी है। तो इसको हम क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हम द्वीप कहेंगे। अब प्रायद्वीप का मतलब वो है कि माने भूमि का वो हिस्सा जिसके तीन ओर से पानी हो, जिसके तीन ओर से पानी। अगर हमने भूगोल में ही थोड़ा सा हट के ही पूछ दे कि द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है, तो आप लोग फेल कर जाएंगे वहीं पर। द्वीप का मतलब क्या समझे आप लोग? कि भूमि का उठा हुआ वह भाग जिसके चारों ओर से पानी हो, द्वीप है। और प्रायद्वीप का मतलब कि भूमि का वह भाग जिसके तीन ओर से पानी हो। जैसे दक्षिणी भारत जो आपका है वह क्या है? प्रायद्वीप है, क्योंकि एक और हिंद महासागर है, तो एक और बंगाल की खाड़ी है, तो एक और अरब सागर है। मतलब तीन ओर से क्या है? या पानी से। तो जो मैंने भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, उसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। सवाल आपका है कि ऊष्मा द्वीप क्या है? ऊष्मा द्वीप वह द्वीप है जहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। क्या होती है? वहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। उस द्वीप को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा द्वीप कहते हैं। इसका जवाब यही खत्म। ऊष्मा द्वीप क्या है? वह द्वीप जहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, उसे ऊष्मा द्वीप कहते हैं। 5 क्वेश्चन की चर्चा मैं बाद में करूंगा। अभी संचार क्या है? संचार का मतलब हुआ कि अपने विचारों को आदान प्रदान करना। मतलब वो माध्यम जिस माध्यम के जरिए हम अपने विचार का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार। सब कुछ समझ गया? मैंने कम्युनिकेशन। और आज मानव इतना विकसित होता जा रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में कि अपने संचार, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी थॉट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कई वस्तुओं का क्या किया उन्होंने? आदान प्रदान करो। आदान प्रदान करो तो संचार है, लेकिन संचार करने के माध्यम को बना लिया है। जैसे टेलीफोन, आप देखते हैं टेलीफोन जो है, उस टेलीफोन में मोबाइल, एक मोबाइल लीजिए, इस मोबाइल में क्या नहीं है सो बताइए हमसे। और हम कहीं रहते हैं, इस मोबाइल में तार लगी रहती है, हाँ? हम उनसे बात कर लेते हैं, उस तार के माध्यम से बात आती है मेरे कानों में, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन बात कर लेते हैं। रेडियो, आज तो रेडियो का जमाना गया भाई, हमको जहाँ तक लगता है। अब एक कुंदन के पापा जी अभी भी हैं जो बिन रेडियो के नहीं रहते हैं। आपके भी पापा जी बिन रेडियो भाई हेलो भाई, कुछ लोग, मैंने कहा कुछ लोग हैं जो मैंने रेडियो के माध्यम से भी वे एक दूसरे के विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान सुनते हैं, लेते हैं, देते हैं, जो करते हैं। टेलीविजन तो आज घर घर में है, कुछ पूछना ही नहीं है। टेलीविजन देखे ना आप लोग भाई? मेरे घर में नहीं है, था खराब हो गया है, अब क्या करें? पैसा नहीं खरीदे। लेकिन टेलीविजन भी माध्यम है उसका।
सबसे फास्ट माध्यम है इंटरनेट। क्या है कि नहीं है? माने अपने विचारों को हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ये बड़ी तेज काम करता है। तेज काम करता है ना? तेज काम करता है ना? नहीं करता है? अब कोई पूछे कि संचार से आप क्या समझते हैं, तो अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, चाहे वो जिस माध्यम से हम पहुंचाएं, क्या कहता है? संचार कहलाता है। और संचार के माध्यम क्या है? रेडियो है, टेलीविजन है, टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इत्यादि है। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है? बड़ी सुंदर सवाल है, और भी एक क्वेश्चन यदि कहा जाए तो भी है, इसलिए कि आप जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 80% जनता कृषि कार्य में लगी हुई है। 80% जनता कहाँ लगी हुई है? कृषि कार्य में लगी हुई है। लेकिन फिर भी, और यह भारतीय कृषि जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। कहीं कहीं मिलता है 26% योगदान देती है, तो कहीं मिलता है 40% योगदान देती है। लेकिन देती है, अगर 26% ही देती है तो कम नहीं है, बहुत हुआ भाई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। और वह कृषि यहाँ पिछड़ी अवस्था में है। क्या कारण है? इस कृषि के पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो यह कारण है कि भारतीय कृषि जो हमारी पिछड़ी अवस्था में है, सबसे पहला कारण इसमें यह है कि जोतों का उप विभाजन और अपखंडन। क्या है पहला कारण इसमें? जोतों का उप विभाजन। ध्यान दीजिएगा, इसमें उप विभाजन और अपखंडन। अब यह क्या, पहले जान लीजिए, जोतों का उप विभाजन और अपखंडन क्या है? हमारी जनसंख्या ज्यों ज्यों बढ़ती गई, हमारी जनसंख्या ज्यों ज्यों बढ़ती गई, हम खेतों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटते गए। आज तो परिस्थिति यह है कि हमारे जमीन का बहुत सारा हिस्सा मेड़ में चला गया है। आर लगाने में, डनेर लगाने में, मेड़ लगाने में बहुत सारा हिस्सा हमारे जमीन का चला गया है। और साथ ही अगर मान लीजिए जमीन छोटे छोटे जब टुकड़ों में बट गए हैं, तो आप उस पर कभी भी किसी भी हालात में वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं कर सकते हैं। और जब वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी कृषि पिछड़ी होगी, कभी हम उस मामले में तरक्की नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10 कट्ठा जमीन है, सपोज, अगर वो 10 कट्ठा जमीन एक जगह हो उसका, उसमें वो सिंचाई की व्यवस्था कर दे और उसमें एकदम मैंने जमीन को खाली नहीं रहने दे, कभी धान, रबी, सब्जी की फसल, सब कुछ लगाता रहे, खाली नहीं रहे, और विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल वो यदि करता रहे, तो निश्चित रूप से उसकी आय में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? भारतीय कृषि अच्छी होगी नहीं होगी? लेकिन यह 10 कट्ठा जमीन क्या है? 2 कट्ठा जमीन किसी और जगह है, 3 कट्ठा कहीं और है, 1 कट्ठा कहीं और है, 1.5 कट्ठा कहीं और है। आप कैसे उस पर अच्छे ढंग से खेती कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नतीजा यह होता है, और यह कारण क्या है इसका? यह हमारी जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है। अरे सपोज किसी के बाबा जी 4 भाई थे और उनके पास 20 बीघा जमीन था, सपोज, तो 20 बीघा जमीन में 4 भाई वे लोग बांटे तो 5-5 बीघा एक आदमी का हुआ। अब उस 4 आदमी माने बाबा जी के अब प्रत्येक के 4-4 बेटे, तो 4 चौका 16,
अब 5 बीघा में 4 जने बड़े तो कई बीघा हो गए? 1.25 बीघा। बाबा के बाद बाबूजी के बारी आई बेटे, बाबूजी के बाद बेटा लोग के बारी आई, मान लो तोहनिए के, तोहनियों के अब 4 जने बाढ़ तो कम से कम 74 को कम ना हुई। 4 चौका चल कट्ठा में कुछ मिली हर नहीं है, कुछ मिली बसवरिया, कुछ मिली हिचोपाल और कुछ मिली राय बरभा। और वो खेत में कोई जगह मिल लगी अगर पता नहीं है। इसलिए उप विभाजन और अपखंडन जो है यह सबसे बड़ा फैक्टर है और इसका कारण हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है। यह हमारी भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि हमारे यहाँ सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है। हमारी कृषि जो है वह मानसून पर डिपेंड करती है। यह क्वेश्चन भी आता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है कैसे? इसलिए है जुआ कि अगर मानसून समय और समुचित मात्रा में यदि आया तो हमारी फसलें अच्छी होती है और समय और समुचित मात्रा में नहीं आया तो हमारी फसलें मारी जाती है। इसलिए मानसून के साथ क्या है हमारा भारतीय कृषि? जुआ है। क्या है भारतीय कृषि मानसून के साथ? जुआ है। क्या है? जुआ है। कोई दिक्कत? तो सिंचाई की सुविधाओं के अभाव होने के कारण भी क्या है, हमारी कृषि पिछड़ी अवस्था में है। उन्नत किस्म के बीज नहीं मिलते हैं, उन्नत किस्म के बीज नहीं मिलते हैं। नतीजा यह होता है कि हमारी कृषि उन्नत अवस्था में नहीं होती है। नई तकनीकी का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। नई तकनीकी का हम जैविक खाद तो आज खेत को नसीब ही नहीं होता है। मालूम पड़ता है कि जैविक खाद में और खेत में न जाने कौन रिश्ता है कि अगर जैविक खाद खेत में पड़ जाए या खेत में जैविक खाद पड़ जाए तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कहते हैं, ध्यान में लो, छुआ जाएगा। आप लोग कहेंगे सर क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ पशु है ही नहीं है। कोई पशु रखता है भाई? पहले जमाने में हर दरवाजे पर एक जोड़ा बैल, एक भैंस रहती थी और उसके गोबर को ले जाकर हम खेतों में डालते थे। और जैविक खाद का मतलब है कि अगर जैविक खाद को हम यदि खेतों में पटा दें तो एक बार पटा देने का मतलब कि 2 या 3 फसलों को हम काट सकते हैं। लेकिन आज वो पशुओं के नहीं रहने से हम आज अत्यधिक मात्रा में रसायनों का उपयोग करते हैं, जो क्या करता है जमीन को आने वाले दिन में ये जमीन क्या होंगे? बंजर बन जाएंगे। क्योंकि आज यदि कट्ठा में आप 5 किलो खाद डालते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको 6 किलो डालना पड़ेगा, फिर 7 किलो डालना पड़ेगा, 10 किलो डालना पड़ेगा। एक ऐसा समय आएगा कि 20 किलो डालने के बाद भी उसमें फसल नहीं होगी। भारतीय कृषि के साथ इसके पिछड़े होने में बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत? साथ ही मैंने एक और क्वेश्चन भी बोल दिया कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है कैसे? कोई दिक्कत किसी को समझने में? कोई दिक्कत? नो दिक्कत? हाँ नो दिक्कत। हाँ भाई नो दिक्कत। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जीवन निर्वाह कृषि क्या है? बस ही नहीं है। कृषि तुम लोग करते हैं, लेकिन कृषि कुछ कृषि जो हम करते हैं खाने के लिए और कुछ कृषि जो हम करते हैं वो व्यापार करने के लिए करते हैं, जिससे हम व्यापारिक फसल भी करते हैं और उससे हम नगद रुपया प्राप्त करते हैं। लेकिन वह जो नगद रुपया हम प्राप्त करते हैं वह जीवन निर्वाह कृषि नहीं है। जीवन निर्वाह कृषि वह है कि मैंने वह कृषि जिसमें हम फसलों को उत्पादित कर उसे हम अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करें तथा अपने जीवन का हम क्या करें? निर्वहन करें। यह क्या कहलाता है? जीवन निर्वाह कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवन निर्वाह। जैसे हम मान लीजिए कि ज्वार की खेती करते हैं, यह क्या है? जीवन निर्वाह कृषि है। बाजरा की खेती करते हैं, यह क्या है? जीवन निर्वाह कृषि है।
रबर की खेती करते हैं, क्या है? जीवन। बाप रे भाई, जब क्या कर रहे हैं? नहीं सर, इस वक्त नगद फसल है। अरे बाजरा हुआ, जवार हुआ, रबर हुआ, गन्ना हुआ, कपास हुआ, जूट हुआ, इस खाते होगा तुम लोग इसको? हैं? क्या मैंने मेरी बात पर ध्यान नहीं है का? ध्यान गए लाल पीर पर का? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, क्या फर्क पड़ता है? लड़के पढ़ते हैं, लड़कों के पढ़ने का मतलब यह हुआ कि वो टीचर की ओर एकदम मतलब बको ध्यानम नहीं होता है, बको ध्यानम वैसे होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं क्या, पर कितना सुंदर मैंने बताया कि जीवन निर्वाह कृषि का मतलब यह कि वह कृषि जिसमें हम फसलों को पैदा करके उससे हम भोजन प्राप्त करें ताकि हमारे जीवन का क्या हो, निर्वहन हो। यहाँ तक आप सब कुछ समझ गया था? जी सर, ठीक है। लेकिन जैसे ज्वार, बाजरा, रबर, कपास, जूट, आप बोल रहे हैं जी सर, यही पे चुका हो गया। चावल, गेहूं, धान, चावल दू को बोलते हैं, दलहन, तिलहन भी उसमें है। ये सब क्या है? इसको हम पैदा करते हैं किस लिए? अपने भोजन के लिए, जिससे हमारा निर्वाह हो, हम जीवित रहें। बात समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? कोई समझ में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। उपभोक्ता वस्तु उद्योग क्या है? उपभोक्ता वस्तु उद्योग क्या है? मैंने वह उद्योग, उपभोक्ता वस्तु उद्योग वह उद्योग है जिसमें हम किसी वस्तु को उत्पादित कर, ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता वस्तु उद्योग वह उद्योग है जिसमें हम किसी वस्तु का उत्पादन कर हम उसे उपभोग करते हैं, अपने यूज में लाते हैं। वो क्या कहलाता है? उपभोग, उपभोक्ता वस्तु उद्योग। जैसे वस्त्र उद्योग, कपड़ा बनता है, हम उसका यूज नहीं करते हैं क्या? करता है सर। वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग, अरे उसका उत्पादन हुआ, अब चीनी खाते होगा, खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। बेकरी उद्योग, बेकरी उद्योग, अरे पाव रोटी वगैरह खाता है, क्या खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बिस्कुट उद्योग, ये सब क्या है? उपभोक्ता वस्तु उद्योग है, इसको हम कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर यदि बात आप समझ गए हैं तो जरूर इसको क्या करें आप, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।